Hello friend, today I will be discuss about a particular topic such as constipation. कॉन्स्टिपेशन क्या है, जिसका हिंदी नाम है कब्ज। ये कब्ज क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग कब्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे बॉडी में कब्ज होने पर किस प्रकार का सिम्टम देखने को मिल सकता है और इसका डायग्नोसिस क्या होगा और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट क्या होगा, जिससे जो पेशेंट है वह कॉन्स्टिपेशन से उसे रिलीफ मिल सके। तो गाइज हम लोग आज देखेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। उससे पहले गाइज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटा वाला बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोडेड ऑल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो गाइज आज हम लोग कॉन्स्टिपेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसकी यूजेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके डोज के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन वार्निंग इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन जिसे कब्ज बोला जाता है, या फिर पेट साफ नहीं होता है उस कंडीशन में, या फिर जो आपका स्टूल है वो सख्त हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है इनसाइड आवर इंटेस्टाइन में, उस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग कॉन्स्टिपेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिपेशन जिसका हिंदी नाम कब्ज है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है? तो कॉन्स्टिपेशन ये आपका जीआई ट्रैक से रिलेटेड बीमारी है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, यानी आपके जो माउथ से एनस वाले पोर्शन है जिसमें आपका फूड का डाइजेशन होता है, उस पोर्शन का ये बीमारी है, यानी यह जीआईटी ट्रैक रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है। तो इस दौरान क्या रहता है, आप लोगों तो नॉर्मल सा बात है, आप लोग खाना खाते हैं, ठीक है, और स्टूल को पास आउट करते हैं, क्योंकि खाना में जो हमारा न्यूट्रिशन सब्सटेंस रहता है, प्रोटीन रहता है, वो हमारे बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, देन जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको एक्सक्रिएट आउट कर देता है इनसाइड आवर बॉडी। ये तो नॉर्मल सा फंडा है जीआई ट्रैक का, जो होना भी चाहिए और होता है, ठीक है। तो इस दौरान कॉन्स्टिपेशन कैसे हो जाता है बॉडी के अंदर में, यानी जो कब्ज है वह जो आपका स्टूल है, वह स्टूल आपका बॉडी के अंदर में, आपका इंटेस्टाइन में या फिर आपका स्टमक में, वह क्रिस्टलेशन का फॉर्मेशन कैसे कर लेता है, यानी वह स्टूल आपके बॉडी के अंदर में हार्ड कैसे बन जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, तो ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन इज सच ए प्रॉब्लम ड्यू टू इन विच स्टोमेच ऑफ द पेशेंट इज नॉट क्लीनेड प्रॉपरली एंड देयर आर मैनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग डिफेक्शंस, ठीक है। तो आप जब स्टूल को पास आउट करते हैं, आप जब वॉशरूम में जाते हैं स्टूल करने के लिए, ठीक है, तो आपका स्टूल जो रहता है वह सॉफ्ट होकर आपके बॉडी से पास आउट नहीं होता है। आपको इच्छा हो रहा है स्टूल होने का, लेकिन एक्चुअली में आपको स्टूल हो नहीं रहा, ठीक है। आपका स्टूल का क्रिस्टल फॉर्म हो गया है इनसाइड आवर बॉडी या इनसाइड आवर स्टोमेच, जिस दौरान आपका स्टूल का पास आउट नहीं हो रहा है, यानी आपका स्टूल पूरी तरह से हार्ड हो गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसे काफ़ी लेजीनेस जैसा रहता है, ठीक है, उसे काफ़ी अनकम्फर्टेबल सा फील होता है, ठीक है, उसे काफ़ी चिड़चिड़ापन लगता है। तो ये सारे समस्या कॉन्स्टिपेशन के दौरान देखने को मिलता है पेशेंट में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन के दौरान, कौन कौन सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, यानी हम समझ सकते हैं जो कॉन्स्टिपेशन के दौरान कौन कौन सा सिम्टम हमारे बॉडी में क्रिएशन होता है, यानी क्रिएटेड होता है, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल, जब आप स्टूल को पास कर रहे होते हैं उस दौरान आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। आपका जो स्टूल है वो हार्ड और ड्राई हो जाता है, यानी आपका स्टूल जो है काफ़ी हार्ड और ड्राई फॉर्म में रह जाता है, ठीक है, जिसके कारण आपका स्टमच में पेन देने लगता है, ठीक है, यानी आपको डिस्कम्फर्टेबल सा स्टमच में होने लगता है और मरोड़ता होने लगता है पेट में। अरे भाई, आपने खाना खाया है और उस खाना का यदि वेस्ट प्रोडक्ट यदि आपके बॉडी से एक्सपेल नहीं होगा, आपके बॉडी से एक्सक्रिएट नहीं होगा, तो उस दौरान तो आपको अनकम्फर्टेबल सा फील होगा, ठीक है, और आपका तो पेट दर्द होना ही है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन यदि हो सकता है तो उस दौरान आपको पाइल्स भी हो सकता है, यानी ये जो लाइन, जो चौथा पॉइंट दिख रहा है, लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन में लीड टू पाइल्स, इस लाइन का सीधा मतलब यही है, यदि आपको लंबे समय से यदि कॉन्स्टिपेशन, यानी आप लंबे समय से कब्ज का शिकार बन रहे हैं, तो उस दौरान आपको पाइल्स का भी सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही काफ़ी गंभीर समस्या है, ठीक है, यानी कॉन्स्टिपेशन के दौरान आपको पाइल्स हो सकता है, ठीक है। आपको पूरा दिन लेजी सा महसूस होगा, यानी आपका पूरा दिन खराब जाएगा, आपको दिन भर में कभी कंफर्टेबल फील नहीं होगा, आपको दिन भर उदासी सा महसूस होगा, लेजीनेस से महसूस होगा, डिजीनेस से महसूस होगा, ठीक है। और आपको कभी कभी इस दौरान कॉन्स्टिपेशन के दौरान आपको तो नोजिया भी हो सकता है, ठीक है। नोजिया का कहने का मतलब ये है, आपको वोमिटिंग फील हो सकता है, आपको उल्टी सा फीलिंग हो सकता है, उस टर्म को फीलिंग लाइक नोजिया बोला गया है, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं क्या है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन का क्या क्या कारण हो सकता है। कोई एक नॉर्मल एडल्ट है, कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसे कब कॉन्स्टिपेशन का शिकार वो बन सकता है व्यक्ति, काफ़ी
वह यदि अपनी दिनचर्या सही से नहीं कर रहा है तो उस दौरान उसे कॉन्स्टिपेशन का शिकार बन सकता है। वह यदि प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में यदि वाटर को अपने बॉडी के अंदर इंटेक्ट नहीं कर रहा है, यानी प्रत्येक 20 किलो बॉडी वेट में 1 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वह वाटर यदि व्यक्ति प्रत्येक 20 किलो, यानी कोई व्यक्ति का वजन दीजिए 60 kg है, तो उस व्यक्ति को प्रत्येक 20 किलो में 1 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है बॉडी में। यानी 60 किलो का व्यक्ति है तो उसे पर डे 3 लीटर वाटर की आवश्यकता है, यानी उसके बॉडी में 3 लीटर एवरी डे रिक्वायर्ड फ्रॉम 3 लीटर वाटर। ओके, तो वाटर का भी होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे बॉडी में। तो वाटर एक महत्वपूर्ण काउजेज है कॉन्स्टिपेशन का। यदि आप सफिशिएंट अमाउंट में वाटर को अपने बॉडी के अंदर नहीं लेते हैं तो आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार बन सकते हैं। ठीक है, आपका जो डाइट है, यानी आप रोज़ाना जो खान पान है, उस खान पान में यदि अनहेल्दी डाइट लेते हैं, ठीक है, किसी तरह का इन्फेक्टेड डाइट अपने रोज़ाना लाइफ में यूज में लाते हैं, तो उस दौरान भी आपको कॉन्स्टिपेशन का हो सकता है। आप यदि ज़्यादा मेडिसिन का यूज करते हैं, ठीक है, खास करके यदि आप एलोपैथिक मेडिसिन की ज़्यादा यूज करते हैं एक लंबे समय तक, तो उस दौरान भी आपका कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी देखा गया है प्रेगनेंसी के दौरान भी कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाता है। आप यदि काफ़ी तनाव रहते हैं कोई चीज़ों के लेकर, ठीक है, आप डिप्रेशन से यदि रहते हैं, ठीक है, आपका यदि मूड अपसेट रहता है, आपका यदि मूड ऑफ रहता है, तो उस दौरान भी आप स्ट्रेस जैसा फील होता है, तो उस दौरान भी आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, आपका यदि एज है, एज के अकॉर्डिंग भी कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, और आपका दिनचर्या क्या है, आपको रोज़ाना दिन में किस तरह जीने का तरीका है जीवन, उस तरीक़ा से यदि आप जीवन नहीं लेते हैं, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि रोज़ाना प्रातः 5 बजे उठ के आपको स्टूल पास करनी चाहिए। ठीक है, और यदि आप रोज़ाना 10 बजे करते हैं, कभी 12 बजे स्टूल पास आउट करते हैं, ठीक है, तो इस दौरान भी आपका कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकते हैं। यानी कॉन्स्टिपेशन का ये सारे कारण हैं जो कॉन्स्टिपेशन को करवा सकता है। ठीक है, तो चलिए वो आगे देखते हैं क्या है। तो आज हम लोग कुछ बेस्ट 5 मेडिसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दे सकता है पेशेंट को। यानी किसी भी पर्टिकुलर बंदे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्ज बन गया है, तो कब्ज बन गया है भाई, तो अब तो उसे ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो फिर वो कब्ज ठीक कैसे होगा। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ 5 ऐसे महत्वपूर्ण यानी 5 बेस्ट मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो कॉन्स्टिपेशन में यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा मेडिसिन है वह है बिसाकोडाइल टेबलेट। क्या है? बिसाकोडाइल टेबलेट। ठीक है, और दूसरा यदि देखा जाए तो वह है लिक्विड पैराफिन इमल्सन। ठीक है, और जो तीसरा है वह डोक्यूसेट सोडियम एंड सीना ग्लूकोसाइड्स, एंड चौथा जो है हमारा हिमालय हर्बोलैक्स टेबलेट। ठीक है, और जो पाँचवा में है जो लास्ट में वह त्रिफला चूर्ण या फिर कायम चूर्ण। तो ये जो सारे आप देख रहे हैं 5 मेडिसिन, ये आप कॉन्स्टिपेशन के दौरान पेशेंट को दे सकते हैं। यानी उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए इन सारे टैबलेट को या फिर सिरप को या फिर जो है इमल्सन है, हर्बल प्रोडक्ट है, एलोपैथिक प्रोडक्ट है, ठीक है, इन सारे प्रोडक्ट को आप यूज में ला सकते हैं रिलीफ दिलाने के लिए कॉन्स्टिपेशन से। ठीक है, तो सबसे पहला टैबलेट हमने क्या देखा था? बिसाकोडाइल टेबलेट। ठीक है, क्या था? बिसाकोडाइल टेबलेट। तो बिसाकोडाइल टेबलेट क्या है? उससे पहले आप 2 टर्म समझ लीजिएगा। एक टर्म होता है लैक्साटिव, एक टर्म होता है परगेटिव। तो लैक्साटिव्स और परगेटिव ये जो हमारा जीआई ट्रैक है उससे रिलेटेड टर्म है। लैक्साटिव और परगेटिव का सीधा मतलब होता है आपके बॉडी से स्टूल को पास आउट करवाना। ठीक है, आपके बॉडी से स्टूल को पास आउट करवाना वही लैक्सा बल्क होता है, वही परगेटिव होता है। ठीक है, तो उसी टर्म को यहाँ स्टिमुलेट किया गया है परगेटिव। यानी परगेटिव का क्या मतलब है? आपका जो जीआई ट्रैक में जो फूड फंसा हुआ है, जो डाइजेशन फूड या फिर इनडाइजेशन फूड फंस चुका है यानी रुक चुका है, तो उस इनडाइजेशन मटेरियल को अपने बॉडी से एक्सपेल कराना यानी अपने बॉडी से एक्सक्रिएट आउट कराना, वही परगेटिव या फिर लैक्साटिव कहलाता है। ठीक है, तो जो हमारा बेस्ट मेडिसिन है वह क्या है? बिसाकोडाइल टेबलेट के बारे। तो ये इसका जो कंपोजिशन है बिसाकोडाइल टेबलेट इंडियन फार्माकोपिया है 5 मिलीग्राम, और इसका जो ब्रांड है वह है क्रेमाफिन। क्या है? क्रेमाफिन। ठीक है, तो ये जो डोज होता है बिसाकोडाइल का वो पर डे आप एक एडल्ट को 5 से 15 mg तक दे सकते हैं दिन भर में। यानी 15 mg इज़ द मैक्सिमम डोज है। ठीक है, और मिनिमम डोज आप 5 mg दे सकते हैं, ओडी दे या फिर बीडी दे। ठीक है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं पड़ता है, लेकिन आपका जो दिन भर का डोज रहेगा वह 15 मिलीग्राम ही रहेगा। ठीक है, तो ये यदि आप लेते हैं बिसाकोडाइल टेबलेट को कॉन्स्टिपेशन के दौरान, तो आपको कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी राहत मिलता है। यानी आपका स्टूल जो होता है सचेज ये स्टूल सॉफ्टनर की तरह काम करता है। जो आपका स्टूल हार्ड हो जाता है उस स्टूल को लूज करवाने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? आपका जो इंटेस्टाइन है उसका मोमेंटम को बढ़ा देता है, और आपका जो स्टूल जो हार्ड हो चुका है काफ़ी, उस स्टूल को सॉफ्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए हमने पहला टैबलेट के बारे में जान लिया है, अब दूसरे टैबलेट के बारे में जानेंगे। वो दूसरा टैबलेट क्या है? या नहीं सॉरी, वो टैबलेट नहीं था, दूसरा में वह इमल्सन था। इमल्सन, सस्पेंशन या फिर सिरप,
ये सारे जो प्रिपरेशन रहते हैं ये हमेशा बोतल प्रिपरेशन रहते हैं, यानी ये लिक्विड प्रिपरेशन रहते हैं। तो यहाँ जो हमारा है लिक्विड पैराफिन इमल्सन, तो इसका देख लीजिए ब्रांड नेम, इसमें तो लिक्विड पैराफिन इमल्सन है, ठीक है, लेकिन इसका जो ब्रांड नेम है जो मार्केट में अवेलेबल है वह है क्रेमाफिन, ठीक है। तो ये यदि आप इमल्सन को आप यदि कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को काफ़ी राहत मिलता है ड्यूरिंग द कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो इसका ब्रांड नेम क्या है, क्रेमाफिन शुगर फ्री। और ये जो आपका पर्टिकुलर प्रिपरेशन है ये शुगर फ्री प्रिपरेशन है, यानी इसमें किसी तरह का शुगर का मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता है, बट इसमें फ्रूट फ्लेवर सिरप रहता है, यानी ये जो हमारा एक्सिपिएंट रहता है इसमें वह क्या रहता है, एक्सिपिएंट फ्रूट फ्लेवर सिरप रहता है। और इसको कौन कंपनी बना रहा है हमारे भारत में, वह एबोट इंडिया एलटीडी बना रहा है, यानी जो हमारा एबोट कंपनी है जो काफ़ी लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया का, वह इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। उस कंपनी का नाम है एबोट कंपनी, ठीक है। तो इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, यानी इस पर्टिकुलर जो क्रेमाफिन है उस क्रेमाफिन में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट मौजूद है, यानी कौन कौन से कंपोजिशन आपके ये क्रेमाफिन सिरप में मौजूद है, वह है लिक्विड पैराफिन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और ये कब दिया जाता है, जब बेड टाइम लेते हैं, ठीक है। जब बेड टाइम यानी आप जब सोते हैं तो उससे पहले इसे 5 मिलीग्राम आप वाटर के साथ ले सकते हैं, इससे काफ़ी राहत होगा आपको कॉन्स्टिपेशन से, ठीक है। आप देखते हैं आगे वो क्या है। तीसरा हमारा है डोक्यूसेट सोडियम एंड सेना ग्लूकोसाइड, ठीक है। तो ये भी काफ़ी स्टूल सॉफ्टनर होता है, इट कंटेन स्टूल सॉफ्टनर डोक्यूलेट सोडियम एंड स्टूलेट परगेटिव, यानी जो मैंने दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ ये सारे स्टूल सॉफ्टनर है। यानी आपका कॉन्स्टिपेशन का क्या मतलब है, आपका स्टूल हार्ड हो गया है, ठीक है। आपका स्टूल इनसाइड आवर इंटेस्टाइन, इनसाइड आवर लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड द स्टोमच, our stool are hard, then we have used the particular types of tablet and syrup, then your stool are the used with the help of particular syrup or tablet and known as the stool softener, okay। तो ये सारे जो है हम लोग स्टूल सॉफ्टनर की तरह यूज करते हैं, यानी इन सारे चीज़ों को हम लोग कब इन सारे चीज़ों को यूज क्यों किया जाता है, जो हमारा स्टूल हार्ड हो गया है उस स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो इसका भी जो टेबलेट है 1 या 2 टेबलेट आप बेड टाइम यानी सोने के टाइम ले सकते हैं, ठीक है, गुनगुने पानी के साथ, ठीक है। और जो ये जो हमारा 5वां प्रिपरेशन है त्रिफला चूर्ण, ये हर्बल प्रोडक्ट है, यानी जो ये है हमारा आयुर्वेदिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो हमने जो पहले पढ़ा वो तो सारे लगभग एलोपैथिक से रिलेटेड था, लेकिन ये जो है त्रिफला चूर्ण ये आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये नेचुरली हर्बल रेमेडी, यानी आप इसे घर में भी आसानी से बना सकते हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, की इंग्रेडिएंट देखिए, अमालकी प्रेजेंट है, हारितकी प्रेजेंट है और बिबिताकी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारे कंपोजिशन इसके अंदर प्रेजेंट है और इसका जो डोज होता है वो 5 से 10 मिलीग्राम बेड टाइम यानी सोने के समय इसे 5 से 10 मिलीग्राम मिल्क या फिर वाटर के साथ आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको लेने से काफ़ी राहत मिल सकता है कॉन्स्टिपेशन से, और राहत मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, 100% राहत मिलेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है, वह है कायम चूर्ण, ठीक है। तो कायम चूर्ण का प्रिपरेशन कुछ इस प्रकार आता है, कायम का टेबलेट भी आता है, कायम का चूर्ण भी आता है, ठीक है। तो इस टेबलेट को कभी यूज में लाया जाता है, कॉन्स्टिपेशन के दौरान भी यूज में लाया जाता है, ठीक है। ये जो मान के चलिए यदि टेबलेट है तो टेबलेट आप 1 से 2 टेबलेट ले सकते हैं सोने से पहले, ठीक है, गुनगुने पानी के साथ। और यदि चूर्ण है तो आप उसे 5 से 10 मिलीग्राम पानी के साथ, ठीक है, घोल कर या फिर दूध के साथ घोल कर पी सकते हैं, उससे काफ़ी आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलेगा, ठीक है। और अब इन सारे दवाइयों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब कोई भी दवा का कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, ठीक है, यानी उस पर्टिकुलर दवा को कुछ डायरेक्शनल होता है देने का, ठीक है। और कुछ ऐसा भी स्थिति होता है जब उस दवा को नहीं दिया जा सकता है पेशेंट में। तो वह कौन कौन सी स्थिति हो सकता है जब आपको पेशेंट में इस तरह का दवाइयाँ नहीं चलाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन तो है तो ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन यदि पर्टिकुलर पेशेंट में प्रेजेंट है तो उस दौरान आप इन सारे दवाइयों को या फिर सिरप को या फिर इमल्सन को आप नहीं दे सकते कॉन्स्टिपेशन के दौरान, ठीक है। तो वो कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन है आप देखते हैं। ये तो हमारा GI ट्रैक है, ये तो हमारा GI ट्रैक है, माउथ टू एनस, ये जो देख रहे हैं ये स्टमक है आपका, ठीक है। और ये एनस है जहाँ पर आपका जो फूड का वेस्ट मटेरियल होता रहता है वह एक्सक्रिएट आउट होता है, ठीक है। तो आपका फूड कहाँ सबसे पहले कहाँ आता है, वह तो स्टमक में आता है, फिर वह ड्यूडेनम में जाता है, फिर आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो सारे दिख रहे हैं पिल्ले वाले जो स्ट्रक्चर, वो सारे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, यानी आपने जो फूड के साथ विटामिन लिया है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लिया है, विटामिन सप्लीमेंट लिया है, ठीक है। तो वह सारी चीज़ आपके बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब होगा, देन जो वेस्ट प्रोडक्ट बटेगा वह लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और फिर लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो रेक्टम थ्रू एनस से आपके बॉडी के
बाहर निकल जाएगा, यानी आपके बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार फंडा होता है जीआई ट्रैक्ट का। ठीक है, तो यह इन सारे कंडीशनों में कुछ इस प्रकार का टेबलेट को नहीं लिया जाता है। आइए देखते हैं कि इन सारे कंडीशनों में नहीं लिया जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आइलस, देखिए ये जो आपका जो पर्टिकुलर दिख रहा है ये आइलस पार्ट है। ठीक है, तो वहाँ यदि ब्लॉकेज किसी प्रकार का बन रहा है तो उस दौरान आप इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका यदि इंटेस्टाइन है, आपको यदि आर्थो में किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो रहा है तो उस ब्लॉकेज के दौरान आप इन सारे ट्रीटमेंट को नहीं दे सकते। यदि आपके इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो रहा है किसी प्रकार, तो फिर या तो आपको अच्छे जीआई ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलकर उस इंटेस्टाइन के ब्लॉकेज को पहले ट्रीट करवाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप्स ऑफ थेरेपी एंड ट्रीटमेंट। ये आपको डॉक्टर ही ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है, वो या फिर एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन हो सकता है, एपेंडिसाइटिस हो सकता है, एक्यूट इन्वायरमेंट बोवेल डिजीज हो सकता है, सेवरल एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। ठीक है, अब इसके यदि साइड इफेक्ट यदि हमारे बॉडी के अंदर यदि देखने को मिल सकता है तो वह कौन सा हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, यानी आपके पेट में ऐंठन हो सकता है, मरोड़ हो सकता है। वैसे साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, बट कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जो पेशेंट में कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है रेयर केस में। ठीक है, यदि वह प्रॉपर क्वांटिटी में यदि दवा को यूज में नहीं ला रहा है, ठीक है, या वह फिर हायर डोज इस्तेमाल कर रहा है दवा को, ठीक है, तो उस दौरान भी कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको जो नॉर्मल डोज है वह एक जनरल फिजिशियन या फिर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलकर ही आप उस डोज को ले सकते हैं। ठीक है, आइंदा अपने जिम्मेवारी पर किसी प्रकार का दवाइयाँ न लें। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का इम्बैलेंस हो सकता है, एक्सेसिव डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, रेक्टल में बर्निंग हो सकता है। ठीक है, रेक्टल जो एनएस से ऊपर वाले पोर्शन रहता है उसे रेक्टल बोला जाता है। ठीक है, तो उस पोर्शन में बर्निंग से सेंसेशन हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको चक्कर सा लग सकता है, या फिर एब्डोमिनल में पेन हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सारे साइड इफ़ेक्ट है जो आपको इस पर्टिकुलर ड्रग लेने के बाद हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।